की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के द्वितीय वर्ष के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष, विषय समकालीन भारत एवं शिक्षा प्रसंग एवं मुद्दे। अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 2। प्रश्न 1, बेंटिंग द्वारा विवरण पत्र 1835 से क्या तात्पर्य है? उत्तर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया। तदुपरांत 7 मार्च 1835 ईस्वी को एक विज्ञप्ति में उसने सरकार की शिक्षा नीति को अग्रांकित शब्दों में घोषित किया। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। इस विज्ञप्ति ने कंपनी की शिक्षा नीति में सहसा परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। टी.एन. सिक्वेरा के शब्दों में, इस विज्ञप्ति ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। यह उस दिशा के विषयों में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी, निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा थी। प्रश्न 2, बौद्धकालीन एवं वैदिककालीन शिक्षा प्रणालियों की दो समानताएं एवं असमानताएं बताइए। उत्तर, बौद्ध व वैदिक शिक्षा समानता व असमानता। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था वैदिक शिक्षा प्रणाली का अनुकरण करके ही की गई। दोनों प्रणालियों में समानताओं का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इस संबंध में डॉक्टर ए.एस. अल्टेकर ने लिखा है, जहाँ तक सामान्य शैक्षिक सिद्धांत के प्रयोग की बात है, हिंदुओं और बौद्धों में कोई मुख्य अंतर नहीं था। दोनों प्रणालियों के समान आदर्श थे और दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थी। समानता, दोनों शिक्षक विधियों की मुख्य समानताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, दोनों शिक्षक प्रणालियां राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। नंबर 2, दोनों शिक्षण प्रणालियां मौखिक शिक्षण विधि का प्रयोग करती थी। असमानता, बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। अतः वैदिक काल और बौद्ध काल की शिक्षा में कुछ असमानताओं का होना स्वाभाविक था। कुछ असमानताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, वैदिक काल की शिक्षा केवल ब्राह्मणों, क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए उपलब्ध थी। शूद्रों को यह शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके विपरीत बौद्ध काल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था थी, अर्थात इनमें सभी वर्णों के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। नंबर 2, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसके विपरीत बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली तथा लोक भाषाएं थी। प्रश्न 3, 43वीं धारा की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की है। नंबर 1, 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकता है। नंबर 2, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी तथा संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 3, भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। प्रश्न 4, शिक्षा का अधिकार 2009 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर, हमारे देश में 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत एक विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक का नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का एक मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है। इसने अब कानून का रूप ले लिया। प्रश्न 5, जांच के विषय से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आयोग की जांच का विषय कोलकाता विश्वविद्यालय की अवस्था पर एवं आवश्यकताओं की जांच करना था तथा उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक सुझाव देना था। यद्यपि आयोग को केवल कोलकाता विश्वविद्यालय की जांच करनी थी, परंतु आयोग ने अन्य विश्वविद्यालयों का भी दौरा किया और सभी विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिए। प्रश्न 6, बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, लिखिए। उत्तर, बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अर्थोपार्जन का उद्देश्य। नंबर 2, नैतिक प्रशिक्षण का उद्देश्य। नंबर 3, नागरिकता का प्रशिक्षण। नंबर 4, सर्वोदय समाज की स्थापना। नंबर 5, भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराए जाने का उद्देश्य। प्रश्न 7, राधाकृष्णन आयोग के विश्वविद्यालय के अध्यापकों की दशा में सुधार करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राधाकृष्णन आयोग के सुझाव निम्न है। नंबर 1, अध्यापकों को प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सुविधा दी जाए। इसके लिए अध्यापक और विश्वविद्यालय दोनों को 8.8% देना चाहिए।
नंबर 2, अध्यापक को अपने पद पर 60 वर्ष की आयु तक रहने दिया जाए। यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो वह 64 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। नंबर 3, विश्वविद्यालय के समीप अध्यापकों के निवास की व्यवस्था की जाए। नंबर 4, अध्यापकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का अध्यापन कार्य दिया जाए। प्रश्न 8, गोखले के सुझाव के बारे में विवेचना कीजिए। उत्तर, गोखले के सुझाव निम्नलिखित थे। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता उन्हीं स्थानीय संस्थानों के क्षेत्र में लागू की जाए जहां बालकों का एक निश्चित प्रतिशत पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। प्रतिशत को निर्धारित करना का अधिकार वायसराय का होगा। नंबर 2, स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि वे इस नियम को पूरे देश में लागू करके करें या फिर किसी क्षेत्रांश में लागू करें। नंबर 3, प्रशासन में स्वीकृति प्राप्त करके स्थानीय संस्थाएं इसे लागू कर सकती हैं। नंबर 4, स्थानीय संस्थाएं चाहे तो शिक्षा संबंधी कर भी लगा सकती हैं। नंबर 5, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यय स्थानीय संस्थाएं और प्रांतीय सरकारें वहन करेंगी। स्थानीय संस्थाएं 1/3 व्यय करेंगी। प्रश्न नंबर 9, वनस्थली विद्यापीठ के लक्ष्य एवं उद्देश्य लिखिए। उत्तर, वनस्थली विद्यापीठ बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुपम परीक्षण है। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा आदर्शों के आधार पर बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करके उनका चतुर्मुखी विकास करना। नंबर 2, बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के गृह कार्यों की शिक्षा देकर बालिकाओं को स्वावलंबी बनाना। नंबर 4, बालिकाओं में सहयोग, समाज सेवा, नागरिकता, देश प्रेम की भावना का समावेश करना। नंबर 5, पूर्व की आध्यात्मिकता, विरासत और पश्चिम की सफलताओं के समन्वय के लिए प्रयत्न करना। प्रश्न 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है बताइए। उत्तर, वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा जनजाति का साक्षरता प्रतिशत 21.38 तथा 16.35 है। सवर्ण जातियों का साक्षरता प्रतिशत 41.20 है। इन जातियों के छात्रों का नामांकन बहुत कम और स्कूल छोड़ने की दर ऊंची है। छात्राओं के विषय में यह स्थिति और गंभीर है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्न प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा की सभी अवस्थाओं का स्तर और इन्हें सवर्ण जातियों के समान लाना है। प्रश्न 11, मुदालियर आयोग के कार्य लिखिए। उत्तर, मुदालियर आयोग जिन बातों की जांच की वह निम्नलिखित है। नंबर 1, भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान स्वरूप की परीक्षा करना और उसके संबंध में अपने सुझाव प्रदान करना। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन एवं सुधार के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना। ए, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं पाठ्यवस्तु। बी, माध्यमिक शिक्षा के प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध। सी, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का परस्पर संबंध। डी, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं। प्रश्न 12, निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार मनु का कथन है कि राज्य और समाज को 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने बच्चों को इस आयु के पश्चात घर पर रखे उसको दंड देना चाहिए। इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा को अनिवार्य माना जाता था। इतना तो तय है कि निःशुल्क होने के कारण शिक्षा सार्वभौमिक और सबके लिए थी। शिक्षा की समाप्ति के पश्चात छात्र गुरु दक्षिणा के रूप में धन, भूमि, पशु, कुछ अन्य कुछ भी देता था, पर यह शिक्षक के पर्याप्त परिश्रमिक के बराबर कभी नहीं होती थी। प्रश्न 13, मुस्लिम कालीन शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, मुस्लिम कालीन शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, व्यवहारिक शिक्षा। नंबर 2, व्यक्तिगत संपर्क। नंबर 3, शिक्षक की स्थिति। नंबर 4, साहित्यिक एकता की वृद्धि। नंबर 5, निःशुल्क शिक्षा। नंबर 6, कक्षा नायकीय पद्धति। नंबर 7, गुरु शिष्य संबंध। नंबर 8, शिक्षा संरक्षण। नंबर 9, शिक्षा की अनिवार्यता। नंबर 10, भाषा व विषय का प्रोत्साहन। प्रश्न 14, षड्यंत्री क्या है। उत्तर, षड्यंत्री बौद्ध काल में बच्चे शिक्षा हेतु अपना परिवार छोड़कर मठ अथवा विहार में आते थे। मठों अथवा विहारों में प्रवेश के समय सर्वप्रथम उनका सिर मुड़ाया जाता था। तत्पश्चात उसके वस्त्र उतारकर उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दंड दिया जाता था। अब उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश अधिकारी भिक्षु शिक्षक के समक्ष उपस्थित किया जाता था। वह अपने मस्तिष्क से भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। इसके बाद उसके सम्मुख पलथी मारकर जमीन पर बैठता था। भिक्षु उसके निम्नलिखित 3 प्रणों को ऊंचे स्वर में उच्चारित करता था। इन तीनों प्रणों को षड्यंत्री अथवा षड्यंत्री कहा जाता था। ये 3 प्रण थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। प्रश्न 15,
त्रिभाषा सूत्र क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कोठरी कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया था। नंबर 1 मातृभाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा तथा प्रादेशिक भाषा, नंबर 2 संघ की राजभाषा, नंबर 3 एक आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा की जो शिक्षा का माध्यम ना हो, नंबर 4 3 भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्तर माध्यमिक स्तर है, नंबर 5 4 भाषाओं की शिक्षा किसी भी बालक को ना दी जाए। प्रश्न 16 एकलव्य शिक्षा क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है एकलव्य शिक्षा मुख्यतः एकलव्य शिक्षा का आशय प्राचीन कालीन महाभारत शिक्षा से ली जाती है। आज उसी को नया रूप दे करके लोगों को एकलव्य शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, गुजरात आदि अनेक राज्यों में एकलव्य शिक्षा चल रही है, जिससे लोगों को हमारी सरकारें शिक्षित कर रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हो रहा है। प्रश्न 17 स्त्री शिक्षा के संबंध में राधाकृष्ण आयोग के क्या विचार थे, लिखिए। उत्तर है स्त्री शिक्षा के संबंध में राधाकृष्ण आयोग के विचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अनेक बातों में स्त्री पुरुष के समान होती है, किंतु दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न होता है, अतः स्त्री शिक्षा स्त्रियों के अनुरूप होनी चाहिए जो उन्हें सुगृहिणी बना सके। नंबर 2 स्त्रियों को शिक्षा संबंधी अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 3 गृह अर्थशास्त्र व गृह प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाए। प्रश्न 18 बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को बताइए। उत्तर शिल्प, कताई बुनाई, काष्ठ शिल्प, कृषि, बागवानी, चर्म शिल्प या कोई अन्य मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत तथा हिंदुस्तानी आदि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।